हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को अलजेब्रा का क्लास 1 यानी यहाँ से आप लोग को अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपके एसएससी और रेलवे दोनों में सबसे ज़्यादा टॉपिक यहीं से उठाए जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहले जब भी अलजेब्रा पढ़ा जाता है तो आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बोलिए, समझ में आया आप लोग को? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का। अब बात है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं? दो चर का मतलब होता है दो ठो वेरिएबल होगा, एक x वेरिएबल होगा तो एक क्या होगा, y वेरिएबल होगा। यानी कि इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका दो ठो वैल्यू निकलेगा, एक x का निकलेगा और एक किसका निकलेगा। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बोले, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो रैखिक समीकरण को लिखने के लिए ये एक सामान्य इक्वेशन है दिखाने का, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप लिखे 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू क्या लिखे 0। फिर लिख दिए अगर आप 3x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू क्या लिख दिए। तो यही तो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितना है, दो, एक x है और एक क्या है, y है। तो बात को समझिए, अगर हम पहला इक्वेशन लिखे तो ये 4 जो है ये मेरा क्या कहलाएगा, a1। अच्छा, ये जो 5 है ये मेरा क्या कहलाएगा, b1 कहलाएगा। और जो 7 है वो क्या कहलाएगा, c1 कहलाएगा। बोलिए, क्लियर समझ में आया? उसके बाद देखिए सेकेंड इक्वेशन में ये जो x का कोफिशिएंट 3 है ये मेरा क्या कहलाएगा, a2 कहलाएगा। और 6 क्या कहलाएगा, b2 कहलाएगा। और आपका 11 क्या कहलाएगा, c2। बोलिए, यहाँ तो आपको बात समझ में आ गया कि इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा जाता है तो उसमें आपको तीन केस को समझना है, तीन केस को समझना है। देखिए, आप जब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल मिलता है तो आप उसको सॉल्व करते हैं कि नहीं सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद आप x निकालते हैं और क्या निकालते हैं, y निकालते हैं। तो उससे पहले ये चेक करने वाला क्वेश्चन है कि इसको चेक कैसे करेंगे। देखिए, अगर a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो तब हम कहेंगे कि जो मेरा समीकरण दिया हुआ है वह एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। यानी कि जो आपका इक्वेशन सिस्टम है वो आपका संगत होगा। और देखिए आगे क्या लिखे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है कि आप जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको जो लाइन मिलेगा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ में। तभी तो वो पॉइंट पता चलता है कि ये मेरा इधर से x का वैल्यू कितना है, इधर से y का वैल्यू कितना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो आपको याद रखना है कि समीकरण का कौन सा सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और आपका सिस्टम इक्वेशन जो है वो क्या होगा, संगत होगा। और लाइन कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि काटेगा। बोले, यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको केस 1 समझ में आ गया। केस 2 देखिए, अगर मेरा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाए, यानी कि सब एक दूसरे से क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे ये एक अनंत हल होगा। अनंत हल होने का मतलब है कि जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है उसका अनगिनत सॉल्यूशन निकलेगा। बात समझे कि नहीं समझे? और देखिए रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। संपाती का मतलब होता है कि जो दो रेखा है एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। यानी कि अगर आप कोई ग्राफ बनाए तो ग्राफ का एक लाइन बना तो दूसरा लाइन जो तैयार होगा वो भी एक दूसरे पर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, संपाती, या इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैप। बोले, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर सभी बराबर हो जाए तो मेरा कौन सा हल होगा, अनंत हल होगा। और रेखा क्या होगा, संपाती होगा। ग्राफ में लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर हो गया? आइए केस नंबर 3 को समझिए। अगर मेरा a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 और ये जो है डज नॉट इज इक्वल टू क्या, c1 बाई c2, तब हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि जो मेरा समीकरण दिया रहेगा उसका कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता।
उसका कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। और ये आपका कैसा होगा इक्वेशन, असंगत होगा। और रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। समांतर कहने का मतलब है कि लाइन जो है ग्राफ में पैरेलल चलेगा, ट्रेन की पटरी की तरह। जैसे मान के चलिए ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक, एक लाइन आपको इधर मिला तो एक लाइन ऐसे मिलेगा, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा क्या? जब एक दूसरे को काटती है तभी तो एक्स और वाई पता चलता है वहाँ पर, और जब काटबे नहीं करेगी तो कोई हल होगा क्या? इसीलिए हम कह रहे हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और आपका इक्वेशन असंगत होगा। रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। बोलिए क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन क्या है कि समीकरण आपको दे दिया है 2x + y - 5 = कितना, 0। फिर x + 2y - 4 = क्या, 0। अब आपको इक्वेशन दे करके आपसे पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो संगत होगा और अनंत हल होगा। फिर बोल दिया संगत होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर ऑप्शन सी में बोल दिया कि ये असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट इसको बोलते हैं। असंगत मीन्स इनकंसिस्टेंट और संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। और डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी हम आपको थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा है, देखिए ध्यान से कि अगर मेरा a1/a2 डज नॉट = b1/b2 रहता है तो हम आपको बोले थे इसका एक अद्वितीय हल होगा, बताए थे। और साथ में ये भी बोले थे क्या, संगत बोले थे, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या पढ़ाए थे कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो हम बोले थे इसका इन्फानाइट सॉल्यूशन निकलेगा जिसको बोलते हैं अनंत हल। और प्लस जो आपका रेखा होगा वो संपाती होगा जिसको हम लोग बोले थे ओवरलैप। अच्छा, केस नंबर 3 पढ़ाए थे a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 डज नॉट = c1/c2 तो हम क्या बोले थे, कोई हल नहीं, ठीक, कोई हल नहीं। और साथ में रेखा कौन सा बोले थे, समांतर, यानी रेखा कौन सी होगी, यही तो तीनों केस पढ़े थे। अब यही तीनों केस को उठा करके हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पहले इक्वेशन को आप लिख लेते हैं, 2x + y - 5 = कितना, अच्छा, x + 2y - 4 = कितना। तो देखिए इसका a1 हुआ 2 तो a2 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं रहता है तो कोफिशिएंट 1 रहता है, ठीक है। अच्छा, b y इस इधर बताइएगा y का कोफिशिएंट 1 और इधर y का कोफिशिएंट 2। तो देखिए अब क्या मिलेगा आपको इधर आपको a1/a2 क्या मिला, 2/, ठीक। अच्छा, b1/b2 क्या मिला, 1/2। तो अब जरा आप सोचिए कि a1/a2 का मान है 2/1 और b1/b2 का मान है 1/2, दोनों बराबर आया क्या? तो जब दोनों बराबर नहीं होता है तो कौन सा केस, केस नंबर फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं निकला b1/b2 के। तो ऐसे में जो आपका समीकरण होता है वो एक अद्वितीय हल होता है और कैसा, संगत, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन प्लस कंसिस्टेंट। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन बी। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि समीकरण है 2x - 5y = 9 और आपका 8x - 20y = कितना, 36। अब आपका कोई हल नहीं, केवल एक हल, केवल 2 हल और अनंत हल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व मत करने लगिएगा, इसको चेक करिएगा। कैसे, अभी हम बताए ना 3 केस। तो पहले a1/a2 निकालिए तो हो जाएगा 2 कितना, 8, 2/8 हो जाएगा, कट कर कितना हुआ। अच्छा, फिर b1/b2 निकालिए तो माइनस लगा के बोलना है, -5 बटे -20 कट गया, एक बार में 4 बार, इसका भी 1/4 आया। अब बताइए c1/c2 करेंगे तो 9/36, 9 कम 9, 9 चौके 36। तो जब सभी बराबर हो जाए यानी a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2 के, तो बताइए इन तीनों में कौन सा ऑप्शन होगा, अनंत हल। कौन सा, अनंत हल। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन डी। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया।
समझ में आ रहा ना? चलिए ठीक है। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = कितना दिया हुआ है 29 और y का वैल्यू दिया हुआ है x + 3। तो आपको किसका वैल्यू पूछ रहा है? x का वैल्यू। देखिए ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत तरीका है। इक्वेशन 1 बना लीजिए, 2 बना लीजिए, सॉल्व करिए तो x और y वहाँ से भी निकल जाएगा। एक होता है पुटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो आप पहला इक्वेशन को लिख लीजिए, ठीक है। ये मेथड हमको ज़्यादा इजी लगेगा पुटिंग करने वाला। ज़रा बताइएगा कि y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो जहाँ पर y है वहाँ पर वैल्यू हम पुट कर दें x + 3। तो बताइएगा कि 2x + 3 × x + 3 = कितना कहेंगे 29। तो 2x और ये 3 x से भी गुना होगा और ये 3 9 से भी गुना होगा। तो हम कहेंगे 3x + कितना 9 = 29। तो 3x और आपका 2x 5x और ये 9 = के राइट साइड जाएगा। तो 29 - 9 तो 5 = 20 कट कर कितना, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आया। और बाय द वे अगर आपसे y का मान पूछता तो यही x का इक्वेशन यहाँ रखते और आपका y निकल जाता। यहाँ भी रखेंगे तो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखिए। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x + 3y का मान कितना, 3x - 2y का मान कितना। तो आपको x और y का मान पूछ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्वेश्चन हुआ। तो आप क्या करिएगा कि 2x + 3y = 12 को समीकरण क्या मान लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद 3x - 2y = 5 को क्या मान लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से आपको बताते हैं कि यहाँ से आप जो है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि y को भी बराबर कर सकते हैं पहले, चाहे x को भी बराबर कर सकते हैं, यही तो नियम कहता है। देखिए आप क्या करेगा, पहले y को बराबर कर रही है। तो देखिए इस y का कोफिशिएंट कितना है, तो आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करिएगा और इस y का कोफिशिएंट कितना है, तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम y को बराबर कर रहे हैं। और ये 2 जो है इस पूरे समीकरण से इनटू होगा, ये जो 3 है पूरे समीकरण से इनटू होगा। तो बताइए 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y और 12 दूनी, अच्छा 3 तिहाई 9x - 6y और 5 तिया। देखिए अब यहाँ से समीकरण को काटा जाता है, क्योंकि मेरा देखिए y बराबर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर एक आपका प्लस हो जाए और एक क्या हो जाए, तो आप साइन को चेंज मत करिएगा, आप साइन को चेंज मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस और एक किस में है, तो ये तो कट जाएगा। अगर दोनों प्लस में रहता तो हम साइन चेंज करते। देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलना जा रहे हैं। अगर ये दोनों प्लस में रहता तो हम तो बराबर कर दिए 6y, लेकिन कटेगा तो नहीं, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी, तो ऐसे में साइन चेंज होता है। और साइन चेंज होने के लिए क्या करना, देखिए सबसे नीचे का इक्वेशन देखना पड़ता है, ऊपर का नहीं, नीचे का। तो अभी 9x किस में है, प्लस में है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 6y किस में है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और 15 किस में है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, यानी कि अब 9x माइनस में हो गया, 6y माइनस में हो गया और 15y भी 15 भी जो है माइनस में हो गया। तब जाकर हम काट देंगे। क्लियर हो गया? लेकिन अभी हम नहीं काटेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो 6y मेरा माइनस में है, तो ये क्या हुआ, कट गया। तो अब बताइए 4x और 9x जुटेगा तो 13x, और जब इधर जुटा तो इधर भी जुटेगा, कितना हो जाएगा 39। तो 13 एकम 13 और 13 तिया 39। तो बोलिए x का वैल्यू कितना आया। अब यही कोई इक्वेशन 1 में x का मान रख देंगे, पुट वैल्यू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, 2x + 3y = कितना, तो 2 और x यहाँ पे कितना रख दे, 3 + 3y = कितना 12। तो कितना हो गया 6 + 3y = 12। अब बताइएगा 3y को तो हम इधर रखेंगे और 12 में क्या घटा देंगे 6, तो 3y = 6, 3 दूनी 6, यानी कि y का मान कितना आ गया, यानी कि x का मान 3 और y का मान 2। क्लियर है? इक्वेशन बन जाएगा।
आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5/12। उसके बाद देखिए x/2 प्लस y इज इक्वल टू कितना 1, x प्लस y पूछा, x निकालेंगे y निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और आंसर। देखिए क्या करिएगा कि आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिएगा 1, और हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को यहाँ रखेंगे x/2 प्लस y/1 कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू कितना इक्वेशन नंबर। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, अब हम y को पहले बराबर करेंगे, ठीक। तो बताइए तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या है 1/3, क्योंकि देखिए y/3 को हम लिख सकते हैं y इंटू 1/3, तो y का कोफिशिएंट क्या रहा, तो ये 1/3 जो इसका कोफिशिएंट है हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए क्लियर हुआ। चलिए लिखिएगा मत, पहले थोड़ा समझिएगा। बताइएगा 1 से इस पूरे समीकरण को इंटू करेंगे तो वही होगा ना, यानी कि x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5/, अब देखिए 1/3 को x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x/ कितना 6 हो जाएगा। अच्छा y/1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y/3, और जब हम 1 को 1/3 से इंटू करेंगे तो 1/3। अब ध्यान से देखिएगा कि हम जिनको बराबर किए वो दोनों आपस में क्या हो गया, कैसे कटेगा, क्या करेंगे साइन चेंज, क्या करेंगे। देखिए यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज। अब ये क्या हुआ, तो अब इससे ये घटेगा, यानी कि x/4 में घटाना होगा x/6, और इधर देख लीजिए 5/12 में घटाना होगा 1/ कितना, बताइएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिया तो 3x, अच्छा 6 दूनी तो 2x, इसका एलसीएम बोल दीजिए 12, तो 12 से 12 कट गया तो 5, और 3 चौके 12, तो 4 एकम 4। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बताइएगा घटेगा तो x/12, और इधर कितना 1/12, नीचे में कट जाता है बराबर में, आपको पता होगा x इज इक्वल टू कितना। अब यही इक्वेशन हम जो है 1 में पुट कर देते हैं x का वैल्यू। बताइए क्या हो जाएगा, x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5/, कितना 12। हालांकि मेरे लिए 2 ज़्यादा इजी रहता, अब ले लिए तो ले लिए, तो x का वैल्यू कितना रख लें, तो 1/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5/, अब ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। चलिए तो बताइए y/3 इज इक्वल टू कर सकते हैं 5/12 माइनस एलसीएम बोलिए 12, 5 माइनस 3 इधर y/, तो y/3 इज इक्वल टू 2/12, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि y का मान हो गया 1/। चलिए तो क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, x प्लस, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो आंसर कितना 3/2। इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएं, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0 का, यहाँ देखिए क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, कोई हल नहीं होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। याद रखिएगा, जब कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky प्लस 15 बराबर क्या, तो बताएंगे आप कि a1/a2 क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3। अच्छा बराबर क्या बोलेंगे 2/k। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बताइए k का मान कितना 6, तो k का मान 6 के लिए कोई हल नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है
यदि 2 का पावर a प्लस 3 का पावर b इज इक्वल टू कितना? अच्छा, 2 का पावर a प्लस 2 माइनस है 3 का पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और आपसे दे दिया ऑप्शन, ये आपका ए बी का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आप जो है यहाँ पर कुछ मान कर बनाना होगा। आप क्या करिए, 2 का पावर a को आप x मान लीजिए, ठीक, और 3 का पावर b को आप क्या मान लीजिए? y। तो इस तरह से बताइए, क्या हम कह सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 17? बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये समीकरण क्या बन गया? 1। अब थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। देखिएगा, हम आपको सर्ट्स इंडिसेस पढ़ाए थे, कुछ याद करिए कि हम 2 का पावर a प्लस 2 माइनस 3 का पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो 2 का पावर a इंटू 2 का पावर 2 बोल सकते हैं। कुछ याद आया कि जब आपका पावर प्लस में हो तो इंटू केस होता है। तो देखिए, तो बेस बेस सेम हुआ तो पावर जुटेगा, तो फिर वही चीज़ होगा कि नहीं होगा? अच्छा, फिर माइनस का माइनस दीजिए, 3 का पावर b इंटू 3 बोल सकते हैं 1 या 3 कुछ भी। अच्छा, बराबर कितना? बताइए, 2 का पावर a को आप क्या माने हैं? तो 2 का स्क्वायर, तो हम 4x बोल सकते हैं। समझे कैसे हुआ? जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2 का पावर a को क्या मान कर रखे हैं? अच्छा, माइनस, इसको बोल सकते 3y इज इक्वल टू कितना? इक्वेशन नंबर। अब देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को साथ में रख के सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2। अब हम y को बराबर करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट कितना? तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करिएगा, इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ 1 बताइएगा। 3x प्लस 3y 17 तिया, अब 1 से गुना करेंगे तो वही मान। अच्छा, अब आप हमको ज़रा बताइएगा कि क्या यहाँ पर हम जिसको बराबर किए हैं, क्या उसका साइन चेंज करने की ज़रूरत है? क्या है बोलिए तो? एक प्लस में एक माइनस में ऑलरेडी है, कट गया, तो 4 3 7x और 51 5 87। तो बताइए x का मान कितना आया? अब यही x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रखेंगे तो बन जाएगा। तो ज़्यादा हमको इजी लग रहा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो देखिए, इक्वेशन 1 उठाते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 उठाते हैं। बताइए, इक्वेशन 1 में x प्लस y का मान कितना है? 17। तो x यहाँ पे कितना रख दें? 8 प्लस y इज इक्वल टू 17, घटेगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 9 हो गया। तो y का मान 9 आया, लेकिन हमको x और y नहीं निकालना था, क्या निकालना है? a और b। तो अब आइए क्वेश्चन में, बताइएगा कि 2 का पावर a को आप क्या मान कर रखे थे, और x का मान कितना आया? तो 2 का पावर a इज इक्वल टू 8 बोल सकते हैं, तो 2 का पावर a इज इक्वल टू 2 का पावर 3 बोल सकते हैं। बेस बेस खत्म, तो a का मान कितना आया? अभी आपका a का मान निकला। अब बताइएगा कि आप 3 का पावर b को क्या मान के रखे हैं, और y का मान कितना निकला? 9। तो 3 का पावर b इज इक्वल टू 9, 3 का पावर b इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 3 कट गया, तो b का मान कितना? यानी कि a 3 b 2। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। बोलिए, क्लियर है? चलिए, देखिए, अब आपके बोर्ड पर एक नया टॉपिक जो है बीजगणित का स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो मेरा टॉपिक था वो मेरा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। वहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, ठीक है। और पोलिनोमियल जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, यानी कि द्विघात बहुपद से। अब बात है कि कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है पावर, यानी जिस इक्वेशन में पावर 2 लगा रहे तो वो इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब जरा देखिएगा, लिखा हुआ है घात। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर, यानी इसको डिग्री भी बोल सकते हैं, डिग्री 2 बोलिए या घात 2 बोलिए, का एक कोई भी पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात बहुपद का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या? c,
जहाँ पर a का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे यानी ये वाला मान जो है ना, ये वाला मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो फिर वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बोले यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब देखिए हम आपको 3 ठो एग्जाम्पल दे दिए। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना 9। तो जरा बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 2, x का कोफिशिएंट कितना और कांस्टेंट टर्म क्या है 9। अच्छा, अगर मान के चलिए कि हम इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, इस जनरल इक्वेशन से इस समीकरण को अगर कंपेयर करें तो बताइए तो मेरा a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 2 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर तो a का मान कितना हो गया 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम b का मान लिखना चाहेंगे तो b का मान हो जाएगा 7। तो b का मान 7 और बताइए c का मान कितना हो जाएगा? हाँ, साइन के साथ बोलना है तो c का मान हो जाएगा -9। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब हम सेकेंड इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो बताइए कि 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 7 में a का मान क्या होगा? b का मान माइनस रूट 2 और c का मान। अच्छा, अगर इससे कंपेयर करें तो a का मान 1, क्योंकि इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, मतलब 1 होता है। अच्छा, b का मान -7 और c का मान √5। बोलिए अब आपको जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो आप उसका a b c निकाल लेंगे। बोलिए क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके बोर्ड पर एक नया टॉपिक हम स्टार्ट किए हैं, बहुपद। इसमें से आपको पहला टॉपिक पढ़ना है मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन आप लिख दिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बताइएगा, अगर मान के लिए इसमें में अगर आपसे पूछ दे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? a होगा कि नहीं होगा? इसको कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं। अच्छा, अगर x का कोफिशिएंट पूछे तो x का अगर कोफिशिएंट पूछे तो हम क्या बोलेंगे? और मेरा एक अचर पद होता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट मेरा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ये भी पता होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि d को हम लोग विविक्तकर भी बोलते हैं, विवेचक भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं। और d निकालने का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4। अब b क्या है? तो b ये होगा। 4 तो फॉर्मूला का हो गया। a क्या है? तो आगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है? मेरा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर केस समझिए, 3 केस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप मान के चलिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और ये ग्रेटर देन 0 हुआ। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा। यानी अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो याद रखिएगा उसका जो रूट्स निकलेगा वो वास्तविक निकलेगा और क्या निकलेगा? असमान। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट निकलता है। निकलता है कि निकलता है? 2 रूट निकलेगा, क्योंकि उसका डिग्री भी 2 होता है। तो जिसका डिग्री 2 होता है उसका रूट्स भी 2 को निकलेगा। तो याद है उसका रूट्स जो होगा क्या नहीं होगा? वास्तविक होगा। और क्या होगा? असमान। मतलब 2 रूट्स निकलेगा, 2 रूट्स निकलेगा। और असमान होने का मतलब है कि अलग अलग निकलेगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इधर देखिए, अगर आप b स्क्वायर माइनस 4ac किए और लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 का मतलब होता है 0 से कम। अगर 0 से कम आ गया तो 0 से कम आने का मतलब क्या है? निगेटिव में आना। यानी कि अगर d का मान निगेटिव आ गया तो रूट्स क्या होगा? काल्पनिक होगा, यानी कि इमेजिनरी होगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इधर देखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और उसका मान क्या आ गया? यानी कि आपका डिस्क्रिमिनांट अगर 0 आ जाए तब में आपका जो मूल होगा वो क्या होगा? यानी कि जो 2 गो रूट्स निकलेगा, x का जो 2 गो वैल्यू निकलता है, एक अल्फा निकलता है, एक बीटा निकलता है, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और क्या निकलेगा? वास्तविक। तो आपको मोटा मोटी तौर पे क्या समझना, सुन लीजिए। अगर d का मान पॉजिटिव आए, d का मान पॉजिटिव आए तो आपका मूल कैसा होगा?
वास्तविक होगा और असमान होगा मतलब अलग अलग निकलेगा। अगर डी का मान निगेटिव आ जाए तो आपका मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा। और अगर डी का मान 0 हो जाए तो मूल क्या होगा? यानी जो दो गो रूट्स निकलेगा आपका अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर होगा और वास्तविक होगा मतलब निकलेगा। वास्तविक मतलब होता है उसका मान निकलेगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और डी का मान क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए। अब आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि k का वह मान, मतलब आपको k का मान निकालना है जिसमें 3x² माइनस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू 0 का आपको यहाँ पर क्या बोल दिया? मूल समान। मूल समान का मतलब होता है इक्वल रूट्स। ठीक, तो जरा बताइएगा, जब मूल समान होता है तो d का मान क्या होता है? 0। याद कुछ आया? अभी तुरंत पढ़ाए थे ना कि मूल समान होने का मतलब है d का मान 0। और d का अभी एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, b² माइनस 4ac का मान क्या बोलेंगे? अब बताइए यहाँ पर इस इक्वेशन में कि b का मान क्या लेंगे? -2 लेंगे तो होगा -2 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान क्या लेंगे? 3 लेंगे तो a का मान 3। अब बताइए c का मान क्या लेंगे? नहीं, लास्ट का पूरा टर्म ही कांस्टेंट होता है। लास्ट का पूरा टर्म ही कांस्टेंट होता है। पता है कि नहीं पता है? जैसे देखिए इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है, तो लास्ट में जो लिखा रहे वो पूरा टर्म ही कांस्टेंट होता है। यानी कि आपको c की जगह पर रखना होगा कितना? इज इक्वल टू क्या? -2 का स्क्वायर बोलिए 4 माइनस 4 तिया 12, 12 तिया तो 36k इज इक्वल टू 0। तो 4 बराबर 36 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 36k। और यहाँ से अगर आप k निकालेंगे तो 4 बटा कितना बोलेंगे? 36। तो 4 एकम 4, 4 नवा 36। तो बता दीजिए k का मान क्या होगा? यानी k का मान होगा 1/9। बोलिए क्लियर हो गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे में तो ये क्वेश्चन पूरा भरा मिलेगा आपको। रेलवे का जब आप सेट लगाएंगे तो आपका ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण। यहाँ से अब आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, यानी कि 2 रूट्स होते हैं जिसे हम लोग एक अल्फा के नाम से और एक बीटा के नाम से बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना हो गया? अब बताइए इसके कितने वैल्यू होंगे? 2 वैल्यू। और आप लोग को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। अब एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस वाला अल्फा देगा और माइनस वाला बीटा देगा। तो 2 मूल दिया कि नहीं दिया? चलिए यहाँ तो बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका रेलवे में यहीं से क्वेश्चन उठाता है, रिलेशन ऑफ रूट्स। यानी कि रूट्स के बीच क्या रिलेशन है। देखिए मूलों का योगफल, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। तो मूलों का योगफल मतलब मूल हो गया एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अगर आपको निकालना होगा तो सीधा फॉर्मूला लगाएगा -b/। अब बात है b क्या है, तो b है ये वाला, ये हो गया b जो x का कोफिशिएंट होता है, और a क्या हो गया आगे, यानी कि x² का कोफिशिएंट। यानी कि सीधा इक्वेशन दे देगा, हम यहीं से उठाएंगे और मूलों का योगफल निकल जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर सेकंड में क्या पढ़ना है, मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला क्या है? c/a। अब c क्या है? c है मेरा ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म, और a क्या हो गया? फर्स्ट वाला, यानी कि x² का टर्म। यानी इक्वेशन मिलेगा और सीधा हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण बनाने का भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको मूलों का योगफल दे दे और मूलों का गुणनफल दे दे तो आप सीधे इसका इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? मूलों का योगफल, और किसके साथ?
एक्स कोफिशिएंट के साथ, फिर प्लस लगा दीजिएगा, मूलों का गुणनफल जो भी आएगा लिख दीजिएगा इज इक्वल टू कितना। तो इसी को हम छोटा करके लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी कि अगर आपको मूलों का योगफल मालूम हो, अगर आपको मूलों का गुणनफल मालूम हो, तो सीधे आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला हुआ। बोले क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0। और आपको निकालने बोल रहा है मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स और मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए अभी हम आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाएं कि मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो बताइए यहाँ पर b कौन होगा, 11 होगा, तो माइनस 11 लिखेंगे और a का वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। इस तरह से बताइए कि मूलों का योगफल कितना आया। अब मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो बताइए c का मान कितना, 30 और a का मान 1, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो 1 हो गया, तो 30 बाई 1 को क्या बोल सकते हैं, 30, यानी कि सम ऑफ रूट्स माइनस 11 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 30। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और ला के दिखाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के दिखाइए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 3√5 एक्स माइनस 20। बताइए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20 इक्वल टू 0। मूलों का योग पूछ रहा है और मूलों का गुणनफल। तो जरा बताइए मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो लेकिन माइनस तो फॉर्मूला क्या है और b का मान भी माइनस 3√5 है और a का मान कितना 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका हो गया 3√5। अब बताइए मूलों का गुणनफल माइनस 20 बाई 1, यानी कि आंसर कितना माइनस 20। बोले यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें, या फिर यहाँ पर बोल सकता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका मूलों का योग कितना दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है। तो अभी आप पढ़े हैं ना कि अगर आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे दे तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बोलेंगे। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना रख दें 1/4x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 इज इक्वल टू, बताइएगा प्लस माइनस क्या होता है। तो हम अभी कर दें माइनस, चलिए ठीक है माइनस कर चुके हैं। लेकिन ये आपका इक्वेशन अभी नहीं है, अब इसको और सॉल्व करना होगा। तो एलसीएम कितना होगा, यानी इसका नीचे भी 1 के नीचे भी 1, तो एलसीएम कितना हो गया 4। तो 4 जब एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 4x स्क्वायर, 4 कट गया तो -x और ये हो जाएगा गुना होकर 4 इज इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0, यानी आपका द्विघात समीकरण क्या निकला 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू। यानी कि अगर आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम हो तो आप ये फॉर्मूला लगाकर द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। बोलिए क्लियर है? तो चलिए हम आपको जो है 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, आप घर पे बनाइएगा। पहला वाला होगा मूलों का योग और दूसरा वाला होगा मूलों गुणनफल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो पहला देख लीजिए √2 और 1/3, यानी ये हो गया मूलों का योग और ये क्या हो गया
मूलक गुणनफल और आप समीकरण बनाइएगा होमवर्क के तौर पर 1,1 माइनस 1/4 1/4 और 4,1। ठीक है, तो ये लगा लेंगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।